हल्का सा नर्वस सिस्टम में कुछ पॉइंट्स बच गया था, अभी हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, इसको जान लेते हैं, उसके बाद आपकी क्लासेस ये समाप्त हो जाएगी, ये टॉपिक भी आपका समाप्त हो जाएगा। और कल तबीयत थोड़ा खराब है, इसी वजह से कल छुट्टी रहेगी, लेकिन याद रखिएगा शनिवार को शाम के 7 बजे आपका क्लास होगा जिसमें क्वेश्चन डिस्कशन होगा। क्लियर? चलिए, राम राम चला। तो आप याद कीजिए, कल हम आपको बताए थे कि तंत्रिका तंत्र जो है, नर्वस सिस्टम जो है, इस नर्वस सिस्टम को कितने भागों में बांटा गया। तो आप याद कीजिए, नर्वस सिस्टम को हम लोग 2 भागों में बांटे थे। सॉरी, नर्वस सिस्टम जो आपका है, इस नर्वस सिस्टम को 3 भागों में बांटा गया था। नर्वस सिस्टम को कितने भागों में बांटा गया था? आपका नर्वस सिस्टम जो है इसको 3 भागों में बांटा गया था, और हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आपको ये तीनों भाग याद होगा। हाँ, हेल्थ देखते हैं, चूंकि आज कल बताए नहीं थी कि आज छुट्टी, कल भी तबीयत थोड़ा ठीक ही नहीं लग रहा था, फिर भी कल पढ़ा दिए थे और आज नहीं बताए थे, इसलिए आज भर हम क्लास थोड़ा ले लेते हैं। और ये थोड़ा सा ही लास्ट में बचा हुआ टॉपिक था इस चैप्टर का, तो 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा और इसके बाद आपकी क्लासेस आज रोक देंगे। कल छुट्टी रहेगी, परसों शनिवार को लेकिन ध्यान रखेंगे, शनिवार को शाम के 7 बजे आपकी क्लासेस होगी। क्लियर? ध्यान देंगे। तो आपका जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, उसको कितने भागों में बांटा गया था? तो आपके नर्वस सिस्टम को 3 भागों में बांटा गया था। आप कहेंगे सर कौन कौन? तो एक को कहा जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरे को कहा जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और तीसरे को कहा जाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को कितने भागों में बांटे? तो क्लियर हो गया कि नर्वस सिस्टम को 3 भागों में बांटा गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। फिर यदि हम आपको देखते, ये डेली 2 टाइम क्लास नहीं होती है, मंडे टू फ्राइडे आपका सेम टाइम में 9 बजे क्लास होता है, सिर्फ शनिवार को क्लास लेते हैं तो आपका शाम में 7 बजे होता है, या कभी रविवार को क्लास रखते हैं तब शाम में 7 बजे होता है। बाद बाकी मंडे टू फ्राइडे आपका सुबह में 9 से 10 में ही क्लास होती है। क्लियर? अब देखेंगे कि आपका जो नर्वस सिस्टम है इसको कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में बांटा गया। एक को कहा जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक को कहा जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एक को कहा जाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसमें कल हम आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बताए थे कि आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसको 2 भागों में बांटा गया। एक को कहा जाता है ब्रेन और दूसरे को कहा जाता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड। आपका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसको भी 2 भागों में बांटा गया। एक को कहा जाता है क्रेनियल नर्व और दूसरे को कहा जाता है स्पाइनल नर्व। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कितने भागों में बांटा गया? तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी 2 भागों में बांटा गया। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को जो 2 भागों में बांटा गया उसमें एक को क्रेनियल नर्व कहा जाता है और दूसरे को क्या कहा जाता है? स्पाइनल नर्व कहा जाता है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी 2 भागों में बांटा गया। एक को कहा जाता है सिंपैथेटिक और दूसरे को कहा जाता है पारासिम्पैथेटिक। पारासिम्पैथेटिक कितने भागों में बांटा गया? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी 2 भागों में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी 2 भागों में, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी 2 भागों में, यानी सबको 2-2 भागों में डिवाइड किया गया, सबको 2-2 भागों में बांटा गया। जो हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आपको यह याद भी हो गया होगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी 2 भागों में बांटा गया, एक ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड, जिसके बारे में स्पाइनल कॉर्ड के बारे में भी और ब्रेन के बारे में भी आप पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। अब यदि बात हम आपसे करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया। एक को क्रेनियल नर्व कहा जाता है और दूसरे को स्पाइनल नर्व कहा जाता है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को 2 भागों में बांटा गया। एक को सिंपैथेटिक और दूसरे को क्या कहा जाता है? पारासिम्पैथेटिक कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आपका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम होता है कि पूरे बॉडी का जितना भी नर्व है उस प्रत्येक नर्व को एक दूसरे से जोड़ना। और इसकी संख्या जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का आपके पूरे बॉडी में कितना पेयर रहता है? तो 43 पेयर रहता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है उसका काम होता है पूरे बॉडी के सारे नर्व को एक दूसरे से कनेक्ट करना।
यानी कहिए ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाला, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व तक पहुंचने वाला जो सूचना होता है, जिसमें मिक्स्ड नर्व भी आप कह सकते हैं या उसको एसोसिएटिव नर्व भी कह सकते हैं। तो आपका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसमें मिक्स्ड नर्व भी आता है, इसमें एसोसिएटिव नर्व भी आता है, जिसमें दोनों प्रकार के सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए जो आपके बॉडी में नर्व है, चाहे वो मस्तिष्क की सूचना शरीर में ले जाए या शरीर की सूचना मस्तिष्क में ले जाए, इस तरह का दोनों टाइप का जो आपका क्रिया है सूचना आदान प्रदान का, वह नर्व किसमें पाया जाता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। और इसकी संख्या कितना जोड़ा होता है? तो इसकी संख्या 43 जोड़ा होता है, 43 पेयर्स होता है। लेकिन इस 43 जोड़ा में दो तरह का नर्व हो गया, एक को क्रेनियल नर्व कहा जाता है और दूसरे को क्या कहा जाता है? स्पाइनल नर्व कहा जाता है। लव यू कहने वाले सभी भाई लोगों को लव यू टू। थोड़ा बढ़िया से पढ़िए, आज तबीयत मेरी थोड़ी ठीक नहीं है। कल आपकी क्लासेस बंद रहेगी, कल शुक्रवार है, कल छुट्टी रहेगा। शनिवार को लेकिन शाम में 7 बजे आपका क्लास होगा। शनिवार के दिन शाम के 7 बजे आपकी क्लासेस होगी। क्लियर? अब ये 43 जोड़ा में क्रेनियल नर्व की संख्या अलग होता है और स्पाइनल नर्व की संख्या अलग होता है। तो आपका जो 12 पेयर होता है वो क्रेनियल नर्व होता है और आपका 31 जोड़ा जो है 31 पेयर जो है वो कौन सा होता है? स्पाइनल नर्व होता है। क्रेनियल नर्व की संख्या कितना होता है? 12 पेयर यानी 12 जोड़ा, और आपका स्पाइनल नर्व जो है इसकी संख्या कितना होता है? 31 जोड़ा होता है। अतः पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है या 43 जोड़ा होता है, जो आपके पूरी बॉडी में एसोसिएटिव नर्व जो होता है, मिक्स्ड नर्व जो होता है, उस सबको एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करता है। लास्ट आपका है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसमें दो चीजें आती है, एक सिंपैथेटिक और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। तो आप कहेंगे कर सर ये सिंपैथेटिक नर्व क्या होता है? तो कभी कभी आप गौर करते होंगे, जब कोई आपातकालीन घटनाएं की स्थिति आपके बॉडी में आती है, तो आपके रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड से या कहीं आपकी रीढ़ की हड्डी पर एक एड्रिनल ग्लैंड पाया जाता है। एड्रिनल ग्लैंड आपकी रीढ़ की हड्डी पर पाया जाता है और वो एड्रिनल ग्लैंड जो है उससे स्राव होता है एड्रेनलिन हार्मोन का। एड्रिनल ग्लैंड जो आपकी रीढ़ की हड्डी पर पाई जाती है, उससे किसका स्राव होता है? तो एड्रेनलिन हार्मोन का स्राव होता है। और वो एड्रेनलिन हार्मोन का जो स्राव होता है उसको आप तात्कालीन, आपातकालीन या इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, क्योंकि वह तब सक्रिय होती है जब आप डर की स्थिति में होते हैं, जब आप गुस्सा की स्थिति में होते हैं, जब आप उत्तेजित होते हैं, जब आप लड़ते हैं, जब आप उड़ते हैं, तो उस समय यह आपातकालीन या इमरजेंसी हार्मोन जो है वह सक्रिय होता है और आप में लड़ने की, आप में उड़ने की, आप में दौड़ने की, इसलिए इसको लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है। ये लड़ने, उड़ने, दौड़ने और डर से बचने की आप में साहस पैदा करती है। ऐसे नर्व को सिंपैथेटिक नर्व के नाम से जाना जाता है। आपके पास ये बुक होगा इसके जहां सामान्य विज्ञान, और आप देखेंगे जितनी भी सारी चीजें आपको बताए, ये सारा लाइन बाय लाइन उसमें लिखा हुआ है। यदि आप ध्यान से सुने होंगे तो ये सारी बातें आपको याद होगा, और एक बार आप बुक जाकर पढ़कर देखिए, आपको लगेगा ये सारा चीज तो बिल्कुल आसान है। अभी हम आपको स्लाइड में भी दिखाएंगे, जस्ट समझाने के बाद दिखाएंगे। ये सारे चीज पर चर्चा की गई है कि आपका सिंपैथेटिक में एक इमरजेंसी हार्मोन एक्टिव होता है जो आप में लड़ने की, आप में डर से टकराने की, आप में उड़ने की क्षमता देता है। इस कंडीशन में जब सिंपैथेटिक स्थिति आपके बॉडी में आ जाती है, जब आप इमरजेंसी हार्मोन सक्रिय हो जाता है, तो आपके शरीर में पता है मेरे दोस्त क्या होता है? आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपका श्वसन दर बढ़ जाता है, आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि हार्ट बीट जो है वो ब्लड प्रेशर के समानुपाती होता है। वो रिस्पायरेटरी रेट जो है, श्वसन दर जो है उसके समानुपाती होता है। श्वसन दर जब बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, हृदय की धड़कन भी बढ़ेगा। श्वसन दर जब घटेगा तो ब्लड प्रेशर भी घटेगा और हृदय की धड़कन भी घटेगा। अतः सिंपैथिक स्थिति में आपका ब्लड प्रेशर, आपका हृदय की धड़कन, आपका श्वसन दर, ये सबका मान बढ़ जाता है। जबकि ये जो पैरासिम्पैथेटिक स्थिति आप देखते हैं, इस स्थिति में वो हार्मोन स्रावित होता है जो आपके बॉडी को नॉर्मल कर देता है, जो आपके बीपी को कम कर देता है,
जो आपके हार्ट बीट को कम कर देता है, जो आपके श्वसन रेट को कम कर देता है, एकदम आपको नॉर्मल कर देगा। यह आपको सहानुभूति देती है जिससे आप एकदम नॉर्मल हो जाते। कभी कभी गौर कीजिएगा, जब कोई आपको जबरदस्त डांट देता है, तो जब वो आपको जबरदस्त डांट देता है तो उस कंडीशन में क्या होता है पता है? उस कंडीशन में मेरे दोस्त आप रोने लगते हैं, आप बेचैन हो जाते हैं, और जब आप रो लेते हैं आपकी बेचैनी खत्म हो जाती है, तो फिर आप रिलैक्स में आ जाते हैं। वही पैरासिम्पैथेटिक की स्थिति है। जब आप क्रोध में हैं, जब आप उत्तेजना में हैं, उसके बाद आप नॉर्मल हो जाते हैं, उस स्थिति को क्या कहा जाता है? पैरासिम्पैथेटिक कहा जाता है। इसके बारे में एक कंप्लीट थ्योरी जो अभी हम आपको समझाए वो एकदम लिखा हुआ है। क्लियर? एक्सरेक्टिव सिस्टम का वीडियो अपलोड नहीं हो। प्रिंस एक मिनट इधर देखो, लड़का का डेली का ही कमेंट है कि वीडियो अपलोड नहीं होता। वेतन देखो कौन चैप्टर का बोलता है, का है बोलता है, किसी में छूट तो नहीं जाता है। शाम में भी क्लास कर रहे थे, उसमें भी बोल रहा था। देखो तो कौन बचा हुआ, क्या प्रॉब्लम। क्लियर हो गया? तो जितनी भी थ्योरी हम आपको अभी बताए, ये टोटल का टोटल थ्योरी जो अभी आप समझे, ये स्पष्टतया आपके जो है किताब में भी या आपके पीपीटी में इसकी चर्चा की गई है। और आप यहां देख रहे होंगे कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत क्या आता है। तो आपका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसके अंतर्गत आता है आपका ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाला, यानी आपके मस्तिष्क और आपके मेरुरज्जु से निकलने वाला, तथा क्रेनियल नर्व। यहां पर ब्रेन नहीं होगा और यहां पर स्पाइनल कॉर्ड नहीं होगा बाबू, यहां होगा क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व तक पहुंचने वाला जो हार्मोन है, उस हार्मोन को क्या कहा जाता है? उस नर्व को क्या कहा जाता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के नाम से जाना जाता है। अतः आपके ब्रेन से निकलने वाला, स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाला, आपके क्रेनियल नर्व और आपके स्पाइनल नर्व जो दोनों साइड में पाया जाता है, यहां तक पहुंचने वाले नर्व को ही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। और ये दो प्रकार का होता है, एक को क्रेनियल नर्व और दूसरे को स्पाइनल नर्व कहा जाता है, जो अभी हम आपको बताए। ये सभी नर्व मिक्स नर्व होता है या एसोसिएटिव नर्व होता है। इसका निर्माण सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के द्वारा होता है। पहले हम आपको बता चुके हैं ना कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वो नर्व आता है जो एसोसिएटिव नर्व है, जो आपका मिक्स्ड नर्व है, जिसमें मस्तिष्क की सूचना शरीर के विभिन्न अंगों में भी जाती है और शरीर की सूचना जो है वो आपके मस्तिष्क में भी जाती है। इस तरह की जो सूचना का आदान प्रदान है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के माध्यम से होता है। अब इसमें कितना भाग बांटे, इसको बोले ये दो प्रकार, क्योंकि इसमें 43 पेयर्स नर्व रहता है। इसमें टोटल कितना नर्व पाया जाता है? 43 पेयर नर्व पाया जाता है, जो अभी हम आपको समझा चुके हैं। अब इसमें दो तरह का होता है, एक क्रेनियल नर्व और दूसरा क्या बताया? स्पाइनल नर्व। और क्रेनियल नर्व की संख्या कितना बताए? तो आपका जो क्रेनियल नर्व है इसकी संख्या बताए 12 पेयर और स्पाइनल नर्व की संख्या कितना बताए? 31 पेयर। इन दोनों को यदि आप जोड़ देते हैं तो यह कितना पेयर हो जाएगा? 43 पेयर। क्लियर हो गया? चलिए, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको यह अच्छी तरीका से समझ में भी आ गया होगा और आपके पीपीटी में, आपके बुक में लिखा हुआ भी है और आपको याद भी हो गया होगा कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व जो है वो 43 जोड़ा आपके बॉडी में होता है, जिसमें दो तरह का, एक को क्रेनियल नर्व और दूसरे को स्पाइनल नर्व कहा जाता है। क्रेनियल नर्व की संख्या 12 जोड़ा और स्पाइनल नर्व की संख्या 31 जोड़ा। अतः 12 और 31 कितना हो गया? 43 हो गया। कोई कंफ्यूजन? 12 पेयर जो है वो क्रेनियल नर्व पाया जाता है और 31 पेयर जो है वो स्पाइनल नर्व पाया जाता है। दोनों मिलकर कितना हो गया? 43 पेयर। दोनों मिलाकर बाबू कितना हो गया? 43 पेयर हो गया। कोई कंफ्यूजन? चलिए, अब कहता है ऑटोनॉमिक नर्वस। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में कि सर ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो इसके अंतर्गत रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ स्थित एक जोड़ा नर्व शामिल है, जिसमें एक सिंपैथेटिक होता है और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक होता है। सिंपैथेटिक के बारे में आपको समझाए कि आपकी रीढ़ की हड्डी पर एड्रेनलिन हार्मोन, एड्रेनलिन ग्लैंड पाया जाता है और वह एड्रेनलिन ग्लैंड जो है उससे एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है और वह हार्मोन क्या करता है? वह आपके बॉडी में इमरजेंसी हार्मोन के नाम जाना जाता है,
उसको 3F हार्मोन कहते हैं। वो डर की स्थिति में, लड़ने की स्थिति में, उड़ने की स्थिति में वह आपको ताकत पैदा करती है, आपको सपोर्ट करती है। अतः एसोसिएटिव नर्वस सिस्टम जो है इसको कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। एक को सिंपैथेटिक कहते हैं, जिसके बारे में बताए कि इसमें क्या होता है कि आपकी किडनी पर जो स्थित एड्रिनल ग्लैंड होता है, उस एड्रिनल ग्लैंड से एक हार्मोन निकलती है, इस हार्मोन को एड्रेलिन हार्मोन कहता है। इसी के द्वारा यह सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिव हो जाता है और आप में डर पैदा जो है, वो डर जो होता है, आप में उड़ने की क्षमता जो होती है, आप में लड़ने की क्षमता जो होती है, जिसको अभी हम 3F बताए हैं, इस स्थिति में क्या करती है? वह आपको ताकत पैदा करती है या इमरजेंसी स्थिति में आपको साहस देती है और उससे आप लड़ने की क्षमता उत्पन्न होती है। इसलिए इस हार्मोन को लरो और उरो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? लरो और उरो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? चलिए, इस हार्मोन के स्रावित होने पर आपका हार्ट बीट पहले समझा चुके हैं कि आपका हृदय की धड़कन, आपका ब्लड प्रेशर, आपका श्वसन रेट एंड रिस्पिरेटिव रेट, ये सारा का मान बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि ये सारा का मान बढ़ने का कारण है कि जब आप तनाव की स्थिति में होते हैं, जब आप क्रोध की स्थिति में होते हैं, जब आपको डर लगता है, जब आप में उत्तेजना होती है, तो इन सारी स्थिति में श्वसन रेट भी बढ़ जाता है, इन सारी स्थिति में हृदय की धड़कन भी बढ़ जाती है, इन सारी स्थिति में ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है और आपको विभिन्न प्रकार की परेशानियां होती है। क्लियर? चलिए, अगला है पैरासिम्पैथेटिक। तो जब आपातकाल की स्थिति से आप गुजर जाते हैं तो आपके सिर और गर्दन के नीचे सैक्रल क्षेत्र पाया जाता है, जहां से कुछ हार्मोन निकलता है और वो आपके ब्लड प्रेशर को, आपके रिस्पिरेटरी रेट को, आपके हृदय की धड़कन को एकदम नॉर्मल कर देती है, एकदम स्थिर कर देती है और आपको सहानुभूति देती है और आप एकदम नॉर्मल हो जाते हैं। आपकी गुस्सा, आपका डर, आपका क्रोध, आपकी उत्तेजना, यह सारा समाप्त हो जाता है और ऐसी स्थिति में ब्लड प्रेशर भी कम होगा, हीमोग्लोबिन भी कम होगा, हार्ट बीट भी कम होगा, रिस्पिरेटरी रेट भी कम होगा, सबका मान क्या हो जाता है? आपके बॉडी में बिल्कुल कम हो जाता है। इस स्थिति को आपने क्या कहा? पैरासिम्पैथेटिक स्थिति कहा। कोई कंफ्यूजन किसी बाबू लोगों को? नहीं ना? चलिए, क्लियर हो गया कि सिंपैथेटिक स्थिति में क्या होता है? आपको जब बहुत ज्यादा डर लगता है, जब आप उत्तेजित हो जाते हैं, गुस्सा आता है, तो उस समय वो हार्मोन स्रावित होता है और आप में उस गुस्सा से लड़ने के लिए, उस डर को खत्म करने के लिए, उड़ने के लिए आप में एक इमरजेंसी हार्मोन निकलती है जो आपको गुस्सा से, आपको डर से, आपको उड़ने में आपको साहस पैदा करती है। वो सिंपैथेटिक था। क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है कि सिंपैथेटिक स्थिति में ब्लड प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये सारी चीज बता चुके हैं कि सिंपैथेटिक स्थिति में ब्लड प्रेशर का मान बढ़ जाता है, हार्ट बीट भी बढ़ जाता है, रिस्पिरेटरी रेट भी बढ़ जाता है। लेकिन जब पैरासिम्पैथेटिक की बात बोलेंगे, एकदम सब नॉर्मल चीज है, एकदम क्लियर हो गया है। यदि पैरासिम्पैथेटिक की बात करेंगे तो हार्ट बीट भी घटेगा, ब्लड प्रेशर भी घटेगा और श्वसन दर भी क्या होगा? कम हो जाएगा। क्लियर? इन सिंपैथेटिक का अपोजिट होता है पैरासिम्पैथेटिक। अब एक है EEG, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। यह एक परीक्षण की विधि है। इसके माध्यम से क्या होता है? आपके ब्रेन का, आपके मस्तिष्क के पोटेंशियल का पता चलता है। EEG जो है यह एक परीक्षण की विधि होता है जिसके वजह से आपके शरीर में क्या होता है? आपके मस्तिष्क का पोटेंशियल पता चलता है। और AES जो होता है, एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम जो होता है, यह एक प्रकार की बीमारी है। AES जो है यह एक प्रकार की बीमारी होता है जो 5 साल से कम उम्र के बच्चों में यह होने वाला एक बीमारी है। उस 5 साल से कम उम्र के बच्चों में क्या हो जाता है? एक तीव्र बुखार आती है जिसको आप ब्रेन फीवर कहते हैं। ब्रेन फीवर आ जाता है और वो बच्चे सुस्त हो जाते हैं, प्रॉपर वे में उसकी मस्तिष्क काम नहीं कर पाती है। इस बीमारी को क्या कहा जाता है? AES के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? इस एक्टिविटी होने से आपका हार्ट बीट क्या होगा? कम हो जाएगा, रिस्पिरेटरी रेट क्या होगा? कम हो जाएगा, श्वसन दर क्या होगा? कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर क्या होगा? कम हो जाएगा। यानी ऐसी स्थिति में जब AES किसी बच्चे में आ जाता है तो सारे चीज का मन एकदम डाउन हो जाता है। यानी वो समझिए वो बच्चा क्या हो जाता है? एकदम नॉर्मल जैसा हो जाता है और किसी काम के लायक नहीं बचता है। अगला है आपका AES, बताइए दिए और पीछे हो गया था क्या? अब ये क्या है?
ईसीजी है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। इससे क्या पता चलता है? आपके हार्ट बीट का पता चलता है, हृदय की धड़कन का पता चलता है, हृदय के क्या बोलते हैं वाइब्रेशन का पता चलता है, और मस्तिष्क के ट्यूमर का भी पता चलता है। इसको ईसीजी के नाम से जाना जाता है। स्पष्ट लिखा होगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है इसका उपयोग हृदय की गतिविधि का पता लगाने के लिए। तुरंत अभी बताइए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में कि आपके हृदय की गति का पता लगाने किया जाता है। आपका सिनेप्स जो है दो न्यूरॉन के बीच का स्थान होता है। ये तो पहले समझा चुके हैं कि दो न्यूरॉन को जो जोड़कर रखता है उसको सिनेप्स कहा जाता है, और उसके अंदर जो लिक्विड भरा रहता है उसको न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से जाना जाता है। पोटेंशियल का मतलब विभव होता चला, आपने फिजिक्स में भी पोटेंशियल पढ़ा होगा। अतः आपके ब्रेन के विभव को, आपके ब्रेन के पोटेंशियल को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ईसीजी का प्रयोग किया जाता है, सॉरी ईईजी का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया? चलिए अब यदि ये किसका फिगर है आप लोग समझ रहे होंगे, ये आपके न्यूरॉन का फिगर है। ये फिगर जो है यह आपके न्यूरॉन का फिगर है। इसका तीन भाग मुख्य रूप से होता है। एक आपका न्यूक्लियस होता है, ये पोर्शन किस नाम जाना जाता है? ये आपका न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के बाद देखते होंगे इसके कई ब्रांच हो जाते हैं, इसको कई ब्रांच में इसको बांटा जाता है, अतः इसको डेंड्राइट्स कहा जाता है। आपका न्यूक्लियस जो है वो कई भागों में फैला रहता है, उसका जो ये साइज है वो बड़ा हो जाता है और इसको डेंड्राइट्स कहा जाता है। और इसके बीच में एक बेलनाकार संरचना आप देखते हैं, जो प्रत्येक संरचना एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। इस संरचना को क्या कहा जाता है? एक्सोन के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? इस संरचना को एक्सोन के नाम से जाना जाता है। अर्थात एक्सोन जो है वह एक दूसरे में क्या रहता है? जुड़ा हुआ रहता है। यह भाग इसका पतला होता है और यानी सिकुड़ा हुआ रहता है, और यह भाग क्या होता है? मोटा रहता है। इसी के बारे में आगे लिखा होगा। एक्सोन के बारे में क्लियर हो गया। यह काफी लंबा भाग होता है जो लगभग समान गोलाकार का होता है, समान मोटाई का होता है और बेलनाकार होता है। प्रत्येक एक्सोन एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्साइटोन से जुड़ा हुआ रहता है। यह शंक्वाकार जैसा होता है, इसे एक्सोन गिरिका भी कहते हैं। इसमें प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है। आपका जो एक्सोन वाला पार्ट्स है उसमें प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है। क्लियर हो गया? अब डेंड्राइट्स की बात करेंगे तो डेंड्राइट्स में आपको बताइए कि इसका आधार से जैसे न्यूक्लियस से आगे बढ़ता है कि वो काफी ज्यादा क्या होता है? फैलते जाता है। चलिए देखिए, ध्यान से आप लोग पढ़ने का और ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो सारी बातें आपको समझ में आएगी। और घर से पढ़ के नहीं आएंगे और यहां पर ध्यान से समझेंगे नहीं तो ये सारी परेशानी होगा ही। बात समझ रहे हैं ना? हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, 10,000 के अप्रॉक्स बच्चा पढ़ता है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन 2% जो चुतिया लड़का होता है, जो साफ समझिए बकवास लड़का है, जिसको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, जो किसी कोचिंग वाले के द्वारा एडमिशन करवा दिया गया है, उसको जीवन में नौकरी नहीं करना है, वो लड़के 2% आते हैं और सारे बच्चों की पढ़ाई को बर्बाद कर देते हैं। अतः रिक्वेस्ट होगा आप लोगों से कि वैसे बच्चे कमेंट ना करें जिनको समझ में नहीं आती है। नहीं समझ में आती है तो टीचर का दुनिया में कमी चलाने हैं। किसी से भी तुम पढ़ सकते हो, किसी और से जब पढ़कर देखोगे और कुछ नहीं समझ में आएगा तब आपको पता चलेगा नहीं मेरी पढ़ाई और उनकी पढ़ाई में क्या है? डिफरेंस है। एकदम नॉर्मल सा ये टॉपिक है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए मैक्सिमम यानी हजारों बच्चे आसानी से इस चीज को समझ पा रहे हैं। टेस्ट होगा सर जी, ऑनलाइन टेस्ट चल रही है, ऑनलाइन टेस्ट आप दे सकते हैं। और एकाध दो है बीच में कीड़ा जो कुछ लिख देता है, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, ये दो ऐसा रहता है चला, तो इसके लिए बहुत टेंशन लेने की बात नहीं है। उत्सर्जन तंत्र का वीडियो अपलोड नहीं हुआ है तो हो जाएगा, क्या इसमें टेंशन क्या लेना है? कल परसों पढ़ाए हैं, हो जाएगा, एकदम होना है। क्लियर? ध्यान देंगे। तो डेंड्राइट्स के बारे में आपको क्या बताइए कि न्यूक्लियस जो न्यूरॉन का होता है उसके बाहर वो धीरे धीरे क्या होता है? फैलते जाता है, फैलते जाता है, फैलते जाता है, और उसके फैलने से क्या हो जाता है? वह एक बड़ा रूप धारण कर लेता है। अतः उसका भाग क्या होता है? मोटा भी होता है, और परंतु सिरों की ओर क्या होता है? पतला। यानी एक साइड मोटा रहता है और उसके सिर की ओर क्या रहता है? वो पतला भी होता है। अतः कोशिका पिंड के निकट से ही वह अत्यधिक क्या हो जाता है? न्यूक्लियस के पास से अत्यधिक शाखान्वित हो जाता है, यानी झाड़ूनुमा जैसा हो जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? डेंड्राइट्स कहा जाता है। अतः आप डेंड्राइट्स भी समझ गए और आप एक्सोन भी समझ गए। अब देखिए कभी कभी आप छींक जब आएगा तो आप गौर करते हो, अभी भी छींक आया था थोड़ा देर पहले हमको, तो जैसे आपको छींक आता है तो आप अपनी आंखें क्या करते हैं? बंद कर लेते हैं।
आदित्य कुमार, अदिति कुमारी, सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू वेरी मच। इंद्रजीत, लव यू टू, लव यू टू, लव यू टू मेरे भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम इसी तरह से आप लोग मजे से आराम से पढ़ते रहिए, आराम से समझते रहिए। वो 1% विद्यार्थी ऐसा होगा, उसके लिए टेंशन लेने की एकदम आवश्यकता नहीं है। क्लियर हो गई? अब यदि खुले आंख के साथ छींक संभव नहीं है, ये तो आप बिल्कुल जानते हैं, क्योंकि जब भी आपको छींक लगेगी तो आप जो है आंख बंद ऑटोमेटिक हो जाता है। स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष जो है वो अधिक बारीक पढ़ सकता है। एक स्त्री को कोई चीज पढ़ने दे दो और एक पुरुष को कोई चीज पढ़ने दे दो तो तुम देखेगा पुरुष जो है अधिक बारीक भी पढ़ सकता है, लेकिन स्त्रियां अधिक बारीक नहीं पढ़ सकती है। सार का कॉर्निया जो होता है मानव के समान होता है, अतः यदि मानव के कॉर्निया में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो सर्जरी के माध्यम से सार के कॉर्निया को भी क्या कर सकता है, लगाया जा सकता है। तो इसी चंद उसके बाद नाक की बात करेंगे तो यह एक महत्व संवेदना द्वारा ग्रहण करता है। हमारी नाक क्या करता है, ये किसी चीज की गंध को पता करता है। इसमें क्या होती है, किसी चीज की महक जो है उसकी संवेदनाएं होती है। और आपकी नाक की गुहा जो होता है इसके आंतरिक पार्ट्स पर श्लेष्मा झिल्ली पाया जाता है। कौन झिल्ली पाया जाता है बाबू रे? श्लेष्मा झिल्ली पाई जाती है, और इसी से आपको विभिन्न प्रकार के महक का पता चलता है। बायोलॉजी के बाप हम हैं थैंक यू वेरी मच। अगला त्वचा, यह क्या है, एक स्पर्शी संवेदनशील होता है। कोई आपके त्वचा में टच करता है तुरंत आपको पता चल जाता है। पूरे बॉडी के किसी भी अंग में कोई आपसे संपर्क करता है तो तुरंत आपके नर्वस सिस्टम क्या करता है, आपके ब्रेन को यह सूचना देती है कि आपके बॉडी में, आपके त्वचा में कोई संपर्क किया। अतः स्पर्श इंद्रिय में आपकी त्वचा का नाम आता है, जो अंतिम छोर पर स्पर्श संवेदना जो है वह मस्तिष्क तक क्या करती है, पहुंचाने का। जैसे कोई आपको सट गया, कोई आपका बाल खींच लिया, कोई आपको छुट्टी काट लिया, तुरंत आपके मस्तिष्क को पता चलता है कि वह व्यक्ति आपको स्पर्श कर लिया। अतः इसको क्या कहा जाता है, त्वचा के नाम से जाना जाता है। अतः मेरे भाई मेरे दोस्त, आज ये टॉपिक जो आप पढ़ रहे थे तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, ये समाप्त होता है। अब कल शुक्रवार है, कल आपकी क्लासेस बंद रहेगी, लेकिन शनिवार को आपका क्लास होगा, शनिवार को शाम के 7 बजे। कल आपकी क्लासेस बंद रहेगी, शनिवार को शाम के 7 बजे आपका क्लासेस होगा। और क्या होगा, तो शनिवार को 7 बजे जो टॉपिक आपका खत्म हुआ है इसका क्वेश्चन डिस्कशन होगा। अतः आप सभी लोग शनिवार शाम के 7 बजे सादर आमंत्रित हैं। थैंक यू वेरी मच।